किसी के पास चप्पल है तो मुफलर नहीं है, किसी के पास मुफलर है तो कुर्ता नहीं है। तो आप ज़रूरत करेंगे ना कि किसकी क्या ज़रूरत है, आपके बच्चों में से किसकी क्या ज़रूरत है। आप सबके लिए टोपी खरीद के लेके आ जाएंगे, पता चला कि जिनके पास टोपी उनके पास चप्पल ही नहीं है। जिन लोगों ने शासन पर, राशन पर कब्जा कर रखा है, वो नहीं चाहते हैं कि समतामूलक समाज का निर्माण हो, दलितों, शोषितों, वंचितों के बच्चों को स्कूल मिले। खाने के वक्त कहेंगे हिस्सा मुझे दीजिए, होटल वाले को कहेंगे कि पैसा चचा देंगे। ये तो इन लोगों की पुरानी आदत है। जिन लोगों ने बाजार में बेटियों को नचवा दिया, मैखाने में जिन्होंने शराब डुलवाया, जिन्होंने उनको जाकर के क्लब में जाकर के उनको बरहना कर दिया, वो बेटी की इज्जत जानेंगे। मैं आया हूं, न सत्ता का मुझको लोभ है, न मंत्री बनने का मुझको शौक है। मैं सीमांचल के साथ हो रही नाइंसाफी और बिहार में दलितों, वंचितों, शोषितों के साथ हो रहा है अन्याय के खिलाफ मैं राजनीति कर रहा हूं। इसलिए मुझे सत्ता और विपक्ष का कोई भय नहीं है। मैं सबको तलवार की नोक में बात करता हूं। गुजरात हुआ कि नहीं, बाबरी मस्जिद टूटी कि नहीं, मंडल का मंडल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये तो बगैर किए हुए हो रहा है। तो जिनको लड़ाई लड़नी है, जिनको उन्माद फैलाना है, उनको बहाना चाहिए। उस समुदाय की गिनती आपको मालूम है, न उसकी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक हैसियत मालूम है, तो आप ये योजना किस तरह से, अंधेरे में तीर चला रहे हैं आप। लेकिन आज़ादी के इन 75 सालों के बाद जो लोग आज भी समाज की मुख्य धारा से पीछे रह गए हैं, उनके उत्थान के लिए बात क्यों नहीं करते। वोट के लिए उनके दरवाजे पर आप जा सकते हैं और जातिगत जनगणना के लिए अपने कर्मचारी को उनके यहाँ नहीं भेज सकते हैं। ये तो बड़ा अजीब सा मामला है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो मैं इतना हूँ, नौकरी में मेरी हालत क्या है, मैं इतना हूँ, मेरा सामाजिक स्तर क्या है, मैं इतना हूँ, कोर्ट में मेरी हालत क्या है, ये सारी बातें लोग हिसाब करेंगे। आजादी का तो सपना यही था ना। बिहार में जातिगत जनगणना पर मुहर लग गई है और यूं कहें कि बिगुल भी बज चुकी है। आने वाले अक्टूबर नवंबर में इसकी शुरुआत हो जाएगी। बहरहाल नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर के पूरे देश में और साथ साथ बिहार में काफी बवाल हुआ। कई तर्क दिए जा रहे थे कि जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है, कई तर्क ये भी दिए जा रहे थे कि जातिगत जनगणना नहीं भी होगा तो काम चलेगा। हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष में, साथ में विधायक भी हैं अख्तरुल ईमान साहब। सर, अगर जातिगत जनगणना जरूरी की बात की जा रही है, सर सरकार कह रही है कि हमने सभी जातियों के लिए अलग अलग विशेष योजना बना रहे हैं, उसको लाभ पहुंचा रहे हैं, तो जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है सर? नहीं, आपके कथन अनुसार अलग अलग जातियों के लिए अगर वो योजना बना रहे हैं तो उसका आधार क्या है? तो आधार विहीन योजना बना रहे हैं ना आप। तो न उस समुदाय की गिनती आपको मालूम है, न उसकी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक हैसियत मालूम है, तो आप ये योजना किस तरह से, अंधेरे में तीर चला रहे हैं आप। ये ज़माना साइंटिफिक ज़माना एज है ये, तो साइंटिफिक डेटा बेस्ड पॉलिसी बननी चाहिए। तो मामला ये है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका विकास तो उसी वक्त न होगा जबकि सबका आकलन करेंगे आप कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। किसी के पास चप्पल है तो मुफलर नहीं है, किसी के पास मुफलर है तो कुर्ता नहीं है। तो आप ज़रूरत करेंगे ना कि किसकी क्या ज़रूरत है, आपके बच्चों में से किसकी क्या ज़रूरत है। आप सबके लिए टोपी खरीद के लेके आ जाएंगे, पता चला कि जिनके पास टोपी उनके पास चप्पल ही नहीं है ना, जिनके पास कुर्ता है उनके पास पजामा ही नहीं है। तो आप तो सब बच्चों की हालत पहले जान लेंगे ना, घर का गार्जियन, कि किसको क्या ज़रूरत है, तभी ना सामान खरीदेगा। जब तक समाज में बसने वाले विभिन्न समुदाय का सही आकलन नहीं हो जाएगा, नीति निर्धारण नहीं किया जा सकता है। समतामूलक समाज के निर्माण के लिए ये ज़रूरी है कि सबका विकास उसी वक्त मुमकिन हो सकेगा जब तक कि उनकी ज़रूरतों का आकलन किया जाए और उनके लिए नीतियां बनाई जाए, और इसके लिए ज़रूरी है काम। कुछ बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं सर कि अगर जातिगत जनगणना देश में होगी तो जातीय उन्माद फैलेगा, इससे नफरत फैलेगा देश। अच्छा, ये बताइए तो धार्मिक आधार पर तो गणना हुई है जी, SC ST की तो गणना हुई है, इससे उन्माद फैला है क्या? नहीं। अच्छा, बगैर कुछ ये सब का गिनती किए हुए गुजरात हुआ कि नहीं, बाबरी मस्जिद टूटी कि नहीं, मंडल का मंडल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये तो बगैर किए हुए हो रहा है। तो जिनको लड़ाई लड़नी है, जिनको उन्माद फैलाना है, उनको बहाना चाहिए, और जिनको इंसाफ करना है तो उनको सही आकलन करने की जरूरत है। तो इंसाफ करने वाले लोग सही आकलन करना चाहते हैं, उन्माद फैलाने वाले लोग, मुट्ठी भर लोग, जिन लोगों ने शासन पर, राशन पर कब्जा कर रखा है, वो नहीं चाहते हैं कि समतामूलक समाज का निर्माण हो, दलितों, शोषितों, वंचितों के बच्चों को स्कूल मिले, उनको रोजगार मिले, उनकी सामाजिक, उनकी आर्थिक हैसियत बड़ी हो, ये नहीं चाहते हैं। इसलिए इस काम में वो रुकावट डालना चाहते हैं। मैं समझता हूँ बिहार से इनकलाब ने जन्म लिया है हमेशा,
और बिहार का एक नया इनकलाबी फैसला है और जिसका अनुकरण पूरा देश करेगा देर सवेर, है ना। ये राष्ट्र की ज़रूरत थी कि राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों में विभिन्न समुदायों की गणना होती ताकि उनके बारे में पॉलिसियां बनाई जाती। आप देखेंगे 1931 से पहले जो SC ST के लोग हैं उनकी हालत ख़राब थी। अंग्रेज़ों ने उस ज़माने में उनके लिए काम किया। पूना पैक्ट में डॉक्टर भीमराव साहब ने उनके लिए रिजर्वेशन किया और आज बतौर मजबूरी के भी उस रिजर्वेशन की वजह से उनकी कुछ हालत अच्छी हुई है। लेकिन आज़ादी के इन 75 सालों के बाद जो लोग आज भी समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं उनके उत्थान के लिए बात क्यों नहीं करते? वोट के लिए उनके दरवाजे पर आप जा सकते हैं और जातिगत जनगणना के लिए अपने कर्मचारी को उनके यहाँ नहीं भेज सकते हैं। ये तो बड़ा अजीब सा मामला है। तो देश स्तर पर जिन लोगों के हाथ में इस वक्त शासन है वो दलितों को मान सम्मान नहीं देना चाहते हैं, दलितों का उत्थान वो नहीं होने देना चाहते हैं। उनको तो मजहब की खुजली पकड़ा के वो उसका बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। लेकिन जब जातिगत जनगणना हो जाएगा तो आईने में सबको अपनी तस्वीर नजर आएगी कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो मैं इतना हूँ, नौकरी में मेरी हालत क्या है, मैं इतना हूँ, मेरा सामाजिक स्तर क्या है, मैं इतना हूँ, कोर्ट में मेरी हालत क्या है, ये सारी बातें लोग हिसाब करेंगे। आज़ादी का तो सपना यही था ना कि राष्ट्रपति का बेटा हो या गांव के कमतर इंसान की संतान, सबको मिलेगा मौका एक समान। ये 75 सालों में सबको मौका एक में समान मिला क्या? राजा का बेटा हो या मेहतर की संतान का भी नारा दिया गया था आज़ादी से कबल। क्या मिला? मौका मिला। अगर मौका नहीं मिला है तो उनको इस अवसर प्रदान करने के लिए इस तरह की व्यवस्था होनी जरूरी है। सर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, उनका कहना है कि हमारे नज़र में सिर्फ गरीब जाति है और अमीर जाति है, वो जातियों में तोड़ना सही नहीं होगा समाज को। जो सवर्णों का अपना अलग अलग खंडों में लोग बांट के बात करते हैं, जब मामला हिसाब किताब का आता है, खाने के वक्त कहेंगे हिस्सा मुझे दीजिए, होटल वाले को कहेंगे कि पैसा चचा देंगे। ये तो इन लोगों की पुरानी आदत है। ये कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करना चाहते हैं लोगों को, है ना। जाति एक सत्य है देश में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जाति एक सत्य है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। और जाति का ताल्लुक इस देश में पेशे से भी है और पेशे का ताल्लुक उनके पेशे की वजह से गरीबी और अमीरी का भी है ना। जाति नहीं है तो मंदिरों में अमुक जाति के लोग ही पुजारी बनेंगे और फलानी जाति के लोगों को मंदिर के चबूतरे भी चढ़ने नहीं दिया जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? फलानी जाति के लोग अगर वो कर लेंगे, पानी पी लेंगे उस गिलास में, तो आप प्यासे रह जाएंगे, पानी पीने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये सब मसला तो हर धर्म में है सर। इस्लाम में भी तो महिलाओं को मस्जिद के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। आपको पता इस्लाम के बारे में नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत इसी बात की है कि जो एलोपैथ पढ़ा है वो होम्योपैथ की दवाई लिख रहा है ना। जब आपको मेरे धर्म के बारे में ज्ञान ही नहीं। अरे जिस वक्त बेटियों को जिंदा दफनाया जा रहा था, इस्लाम ने ही जिंदा दफनाने वाली बेटियों को सम्मान देने का काम किया। इसी मुल्क में बेवा बेटी को सती के नाम पर जलाया जा रहा था, बाप की संपत्ति में फूटी भर उसका हिस्सा नहीं था। इस्लाम धर्म ने ही कहा बेवा की शादी होगी, बेटी को बाप के संपत्ति में भी हिस्सा मिलेगा। उसी का अनुकरण दूसरे लोगों ने किया है और उसी को कहते हो ना, नारी का जितना सम्मान, माँ के पांव तले स्वर्ग है हमारा। बेटी को हम कहते हैं कि रहमत है हमारे लिए, और हमको कहते हो कि बेटी का सम्मान हम नहीं जानते। जिन लोगों ने बाजार में बेटियों को नचवा दिया, मैखाने में जिन्होंने शराब डुलवाया, जिन्होंने उनको जाकर के क्लब में जाकर के उनको बरहना कर दिया, वो बेटी की इज्जत जानेंगे? इस्लाम धर्म में कहा गया माँ बहन हमारी इज्जत की चीज़ है, और जो जितनी कीमती चीज़ होती है हम उसको इतनी इज्जत और हिफाजत से रखते हैं। और हम ही को सबक पढ़ाने लगे। जो लोग कल तक सती पर विश्वास करते थे, कितनी बेटियां जल गई हमारी इस देश की, कितनी बहनें जल गई हमारी, उनको बचाने का काम राजा राम मोहन राय को ये सीख कहाँ से मिली? राजा राम मोहन राय ने मदरसे में पढ़ा ये की, और मदरसे में ये पढ़ा उन्होंने कि इंसान जात पात की बुनियाद पर ऊंचा नीचा नहीं होता, नारी को भी जीने का बराबर का हक है। तो वहीं से तो उसको सीख मिली।
और हम ही को सबक पढ़ाते हैं। सर एक सवाल और है, कल तेजस्वी यादव ने पीसी में कहा कि जो भारत सरकार है अगर वो केंद्र उसमें एक जातियां अगर ऐड कर देती तो बिहार सरकार का जो खर्चा है उसमें बच जाता। बिहार सरकार काफी पिछड़ी हुई प्रदेश है और काफी गरीब राज्य में गिनती होती है सर, तो क्या इससे जो है जातिगत जनगणना होती है तो इसमें खर्च भी लगेगा, तो क्या इस पर बिहार पर विशेष बोझ बनेगा आर्थिक संकट को लेकर के सर? जाहिर है कि इन किस्म के आकलन के लिए, इस किस्म के सर्वे के लिए एक बड़ी राशि की जरूरत है। और सही कहा है अपोजिशन लीडर जनाब तेजस्वी साहब ने कि सिर्फ एक कॉलम आपको बढ़ा देना था जाति का, सारा कुछ हो जाता। बिहार सरकार का पैसा बच जाता, बिहार सरकार का पैसा बच जाता, बिहार सरकार का पैसा देश का ही पैसा है, बच जाता। और फिर ये तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कराना चाहिए था, लेकिन नहीं कराया इन लोगों ने। लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा है वो सही कहा है, एक कॉलम बढ़ा दिया जाता तो ये काम आसानी के साथ हो सकता है। इसके लिए तो जिम्मेदार तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, क्योंकि वो एनडीए में घटक दल हैं और सरकार चला रहे हैं उनके साथ, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ बिहार में ही करवा रहे हैं। और इससे पहले वो देश के इधर बात करेंगे तो आप कहेंगे पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दीजिए, बात नहीं सुनी गई। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, बात नहीं सुनी गई। लेकिन इस मुद्दे पर हम ये कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री, अपोजिशन के लीडर और सारे नेता साधुवाद के पात्र हैं कि जनता से जुड़ा हुआ इस मसले को लेकर सब लोग सहमत हो गए और सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसलिए मैं उन विवादों से हटकर जातिगत जनगणना का समर्थन भी करता हूं और जिन लोगों ने इस फैसले में भारी मन से ही सही कदम बढ़ाया है सबको मैं मुबारकबाद। बिहार में एमएलसी चुनाव होने वाले हैं सर कुछ दिनों में, किसको समर्थन दे रहे हैं? भाई मामला ये है कि हमारी हैसियत ही उतनी नहीं है कि हम अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकें। उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सकते पर किसको समर्थन दे रहे हैं? सवाल ये पैदा होता है कि गैर की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सर ज्यादा मत क्लियर बताइए सर। किसी ने मुझसे समर्थन मांगा ही नहीं है और आप करेंगे, किसको समर्थन करेंगे आप? तो ये ना हुआ, खबर ये चल रही है कि न्योता नहीं और बाराती बन गए। खबर ये चल रही है सर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आपकी करीबियां बढ़ती जा रही है और भाजपा के खिलाफ तो आप बोलते हैं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते हैं बिहार के कोई भी मुद्दे पर। आपने नहीं सुना कि मैंने ही सदन में कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जिस विचारधारा की बात करते हैं और किनके साथ आप बैठे हुए हैं, आप अगर देख लेंगे, आप पूरी प्रोसीडिंग को पढ़ लीजिए और आप देख लीजिए हाउस के तमाम तर कारनामे को, आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा मुखर होकर भाजपा के खिलाफ और सरकार की कमियों के खिलाफ, सरकार की कमियों के खिलाफ मुझ पर किस चीज का भय है? मैं आया हूं, न सत्ता का मुझको लोभ है, न मंत्री बनने का मुझको शौक है। मैं सीमांचल के साथ हो रही नाइंसाफी और बिहार में दलितों, वंचितों, शोषितों के साथ हो रहा है अन्याय के खिलाफ मैं राजनीति कर रहा हूं। इसलिए मुझे सत्ता और विपक्ष का कोई भय नहीं है। मैं सबको तलवार की नोक में बात करता हूं, सच बोलने की कोशिश करता हूं। उन सभी के साथ देखा जाए सर तो मुख्यमंत्री खिलाफ आप थोड़े सॉफ्ट कॉर्नर अपनाए हुए रहते हैं, भाजपा के खिलाफ प्रखर होकर के बोलते हैं। मैं कहता हूं मैं एनडीए के खिलाफ बोलता हूं और आप ये बता दीजिए कि मुख्यमंत्री का मैं कहां समर्थक बन गया हूं? अब ये अच्छा काम कर रहे हैं तो इसमें तो समझता हूं कि पूरे देश के न्याय पर विश्वास रखने वाले लोग इसका समर्थन करेंगे। तो सच को मैं सच कह रहा हूं। नीतीश जी जहां मौन साधे हुए रहते हैं मैं उसको गलत कहता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि मैं उन विचारधारे पर आपका विश्वास नहीं करता। शराबबंदी को मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन शिक्षा का मामला चौपट करके आपने रख दिया है। अफसरशाही का नंगा नाच हो रहा है। सीमांचल के बाढ़ पीड़ितों को अब तक इंसाफ नहीं मिल सका है। सीमांचल को अब तक आपने स्पेशल दर्जा नहीं दिया है। आप अगर बिहार पिछड़ा है तो बिहार के स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, तो बिहार के अंदर अगर सीमांचल पिछड़ा है तो सीमांचल को स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं आप दे रहे हैं? वो जो खंड है आपका, विकास खंड हम बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पूर्णिया हमारी उपराजधानी बने। तो ये सारी बातों से तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे नाराज रहते हैं। तो अब कहां से क्या बात करने लगे? बहरहाल मैं राजी और नाराजगी की बात नहीं, जनता का जो दायित्व हम पर है मैं उसके निर्वहन की कोशिश करता हूं। कौन खुश होते हैं, कौन नाखुश होते हैं, मैं इस बात को नहीं देखता हूं। मैं ये देखता हूं कि मैं अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। जनता के सामने मुझे अपनी जिम्मेदारी पेश करनी है। न मैं सत्ता में शामिल होने के लिए आया हूं, न मैं सत्ता का शौक रखता हूं। मैं इंसाफ का तलबगार हूं। देखिए, तो मैं इंसाफ का तलबगार हूं, ना ही सत्ता में आने की शौक रखता हूं, ना ही सत्ता क्या, इन सभी बातों को जिक्र कर रहे हैं। हमारे साथ में थे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष, साथ में विधायक हैं अख्तरुल ईमान साहब। आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
अगर आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।